हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर मेंटर, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टुडे आल्सो इन दिस लेक्चर, कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस वन। लास्ट क्लास में मैंने जहां पर आपको छोड़ा था, फोटोसिंथेसिस का जो अपना डिस्कशन है उसको लेके चल रहे थे, और उसी लाइन में अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस के, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहां पर छोड़ा था, फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में एस्टैब्लिश होता है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, राइट। तो पहले हम लाइट रिएक्शंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रीजन आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो एंड तक आते आते पता चल जाएगा आपको ऑब्वियसली। वैसे आई थिंक कि जिन बच्चों ने लास्ट वाले लेक्चर अच्छे से विजिट किया है उनको समझ में आ गया होगा अभी तक रीजन कि हम पहले लाइट रिएक्शन क्यों डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, एन इम्पोर्टेंट यूनिट दैट इज देयर इंक्लूडेड विद इन द कोर्स जेनेटिक्स, राइट। तो आप बहुत सारे बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मैम जेनेटिक्स वाला भी स्टार्ट कर दीजिए, तो दैट पर्टिकुलर कोर्स हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, बट इट इज इन द मेंबरशिप प्रोग्राम। You don't have to worry about what all is included in that, क्योंकि वहां पर मैंने आपको नोट्स, डायग्राम्स, क्वेश्चंस, ये सब कुछ उसी में इंक्लूड किया है। 10 लेक्चर्स का पूरा कोर्स है। अभी सारी वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं, दे विल बी अपलोडेड टाइम टू टाइम, बट इफ यू at all want to avail that genetic course from me, do join that program so that you cannot miss the opportunity, right। कुछ भी theoretical नहीं बताया मैंने, उसमें आपको सारी चीजें डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू खुद बनाकर बोर्ड पर एक्सप्लेन की हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज आई नो कि जेनेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट साथ में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज, सो आई हैव मेड इजी फॉर यू, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या, हम देखने वाले हैं अपना लाइट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मेरे लिए लिखना ऐसे अलाउड है, आपके लिए बिल्कुल भी अलाउड है, आप पूरी स्पेलिंग ही लिखेंगे। ठीक, अब सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन होगी कहाँ पे, हमें पता है लाइट रिएक्शन होती है हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस करके, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करके बता चुकी हूँ, है ना। अब लाइट रिएक्शन किससे मिलकर बनी हुई होती है, या फिर इसमें कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स है जो इंक्लूड होंगे। तो इस लाइट रिएक्शन में एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मशीनरी इन्वॉल्व रहती है। ये इतनी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, आप लोग सोच रहे होंगे मैम क्या लिख रही हैं और हमें क्या बताना चाह रही है। मैं ही बताऊंगी क्या बताना चाह रही हूँ। देखो, इस लाइट रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये बात तो आपको पता है कि लाइट रिएक्शन का मेन मोटिव क्या है ना, इट हैज टू कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी, राइट। और इस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं एटीपी और एनएडीपी है, दे आर द एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड्स है। तो उस हाई एनर्जी कंपाउंड को बनाने के लिए व्हाट यू नीड एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग। ट्रांसड्यूसिंग का मतलब होता है कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करिए, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में वो कन्वर्ट करिए। दैट इज व्हाई यू रिक्वायर एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मशीनरी। और इस एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मशीनरी में लॉट ऑफ कंपोनेंट्स हैव बीन इन्वॉल्व, लाइक यू हैव द LHC और हाँ लाइट रिएक्शन और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। देखो लिख भी देती हूँ, चलो मैं आपकी इजीनिंग के लिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स ही है। अभी बताऊंगी मैं कौन कौन से ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। कौन सी लाइट को, सनलाइट को ऑब्वियसली। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे इसमें है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स इंक्लूडेड है, इसमें एटीपी सिंथेसिस इंक्लूडेड है। सब किसके लिए, ऑब्वियसली उसके एंड प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ एट ऑल यू आर वेरी क्लियर विद द बेसिक्स, राइट। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन सेंटर्स भी होते हैं, अभी वो भी पता चलेगा आपको जब मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसीलिए इस लाइट रिएक्शन को आप एक और नाम देते हैं, और वो नाम होता है फोटोकेमिकल फेज या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगेन द बेसिक इज सेम, बस नाम चेंज हो गया। जैसे जैसे उसके साथ में चीजें अटैच होती जाएंगी वैसे वैसे उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो ब्रीफ में आपको पता होने चाहिए लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, देखो जरा कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं।
ये आपने क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि लाइट रिएक्शन की जो मेन वो है पॉइंट्स जिसके थ्रू आप पूरी लाइट रिएक्शन को समराइज कर सकते हैं वो बताइए। तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे साथ होता है कैप्चरिंग ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब सोलर एनर्जी कैप्चर होगी उसी के बाद ही ना तो सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले होगा हमारा कैप्चरिंग ऑफ सोलर एनर्जी, उसके बाद आता है हमारा स्प्लिटिंग। इसके बीच में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इसके साथ ही क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट हमारी इस लाइट रिएक्शन का ही है। उसके अलावा आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं हमारे, एटीपी और NADPH। ये P मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के साथ में अटैच होता है, जो हमारी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है उसमें NADH होता है, तो आपको उस तरीके से याद रखना है। अब जो हम लाइट रिएक्शन में एक्चुअली में यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं वो है, अब देखो लाइट रिएक्शन जो ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो ऑक्सीजन ही इवॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स जो है वो ऑक्सीजन ही इवॉल्व करें। आप सबको पता होगी ये बात, आप लोग पढ़ के भी आ चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते, बट हाँ अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व करते। तो जो ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफ्स है या फिर जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये सारी जो रिएक्शन होती है, इनफैक्ट लाइट रिएक्शन वो भी दो प्रोसेस के थ्रू होती है। वो दो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं हमारे नॉन साइक्लिक और आएगा एक हमारा साइक्लिक। दोनों को मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, हाँ दोनों में अंतर है, नाम से ही समझ में आ रहा है। नॉन साइक्लिक में साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं होती, वापस से रिटर्न बैक नहीं होती, साइक्लिक में ऑब्वियसली बातें होती है। तो नॉन साइक्लिक और उसके साथ में हमारा क्या लगेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम बड़ा है लेकिन नाम के साथ साथ उसका जो काम है या जो उसका मीनिंग है वो बहुत आसान है। फोटो का मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन हम वहां पर टर्म करते हैं जहां पर हमारा एटीपी की सिंथेसिस होती है। याद करो जरा, ग्लाइकोलाइसिस वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया था वहां पे क्या था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वहां पर एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो सबस्ट्रेट्स के थ्रू हो रहा था, इसीलिए वो हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे है फोटो फॉस्फोराइलेशन बिकॉज एटीपी इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड बाय मींस ऑफ दिस लाइट एनर्जी। तो सबसे पहले मैं इस नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के साथ ही डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ में। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा आई थिंक आपको, इसलिए ठीक है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना मेरे को कि आप बोर ना हो जाओ पढ़ते पढ़ते। चलो देखो अब सबसे पहले आएगा हमारा क्या, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसका जो दूसरा नाम है मैं वो लिख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी है मेरे लिए लेना ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा बड़ा नाम भी। हाँ, उसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। जेड स्कीम सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जो पूरा प्रोसेस है वो जेड की फॉर्म ले लेता है, हमारा जो इंग्लिश वाला अल्फाबेट है या जी का फॉर्मेशन लेता है, इसलिए उसको जी स्कीम, जेड स्कीम जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। अब देखो मेन पॉइंट आएगा इस नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का। ये जो प्रोसेस है या जो ये जो प्रोसेस स्कीम है वो दो फोटो सिस्टम्स, ये फोटो सिस्टम्स वही हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस का काम करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। दो फोटो सिस्टम्स के कोलैबोरेशन के साथ में बनती है हमारी ये जी स्कीम या जेड स्कीम, और ये जो दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है ये अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करने का काम करते हैं। पहले दो ये जो हमारे LHCs है उनको एक बार समझो, या जो दो फोटो सिस्टम है उनको देखो। सबसे पहले आएगा हमारा PS1। अब यहाँ पर एक डायलेमा आने वाला है आप लोगों के लिए, ये 1 है लेकिन 1 की तरह काम नहीं करता, ठीक। ये 1 और 2 रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व है उसके हिसाब से नाम नहीं दिए, कैसे डिस्कवर हुए थे उसके हिसाब से नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फोटो सिस्टम 1, ये जो 1 लगा हुआ है नंबर इसके आगे, वो उसकी डिस्कवरी के बेसिस पर है, रिएक्शन में ये पहले नंबर पर नहीं आता। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है। हाँ, एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम 2 ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है देखो, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी कॉम्पोजिशन, ये 30 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है,
ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन इन दिस। 30 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उसके अलावा है इसमें 60 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, ये सारा कुछ इस कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स बोला। 60 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे क्विनोन है, क्विनोन एक विटामिन के का ही मॉडिफाइड पोर्शन है, तो वो भी इसको बनाने में लग जाता है। उसके अलावा है हमारे पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस, ये भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एक जो यूनिट है उसकी बनाने में। तो इन सारी चीजों को मिलाकर बनता है हमारा फोटो सिस्टम 1 या फिर PS1। जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसका वो होता है 800 kDa, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की बात आप बस ध्यान रखेंगे, 800 किलो डाल्टन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम डाल्टन, ये यूनिट है, जैसे आप नॉर्मल चीज को वे करते हैं उसके लिए ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ऐसी जो प्रोटीन्स का वेट है वो डाल्टन्स के उसमें एक्सप्रेस होता है। तो दिस इज किलो डाल्टन, 800 kDa, 800 किलो डाल्टन, ठीक है। रिस्पॉन्ड कौन से वेवलेंथ पे करता है? ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए इसको हम P700 भी बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे फोटो सिस्टम 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक। आप जब ये याद हो जाएगा फोटो सिस्टम 2 आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 30 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना था, यहाँ पर सिर्फ 10 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। अब मैं यहाँ पर PP लिख देती हूँ जिससे कि मेरे को यहाँ पर पूरा ना लिखना पड़े, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन इन दैट, ठीक। 10 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाएगा यहाँ पर, या 10 का 15 तो नहीं हो रहा, बट हाँ अब एक तरीका है याद रखने का। यहाँ 60 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 30 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं इसको बनाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे हमारे नॉन हीम आयरन, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। नॉन हीम आयरन की आयन होती है, ठीक है। आयन एज सच प्रेजेंट नहीं होता, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे हमारे 4 मैंगनीज की आयन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली, मॉलिक्यूलर वेट तो यहाँ पर नहीं दिया जाता, हाँ ये जैसे 700 वेवलेंथ पे रिस्पॉन्ड करता है, ये होता है 680 नैनोमीटर पर, और इसको इसीलिए इसको P680 भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम इस जी स्कीम को बनाएंगे तो पहले आएगा फोटो सिस्टम 2, उसके बाद आएगा फोटो सिस्टम 1। मतलब पहले जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है हमारे इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो होती है P680, उसके बाद आएगा हमारा P700, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? वाटर की स्प्लिटिंग से आएंगे। अभी अभी जो हमने बेसिक रिएक्शन या बेसिक जो ब्रीफिंग है अपनी लाइट रिएक्शन की वो देखी थी, तो वहां पर हमने सेकंड स्टेप क्या पढ़ा था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वहीं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हमारे आयन आएंगे, PS2 के थ्रू आएंगे। सबसे पहले PS2 को जाएंगे, फिर बीच में एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो भी मैं बताऊंगी, उसके बाद PS1, और एंड में जाकर हमें मिलेगा हमारा NADPH, दैट इज द एनर्जी रिच कंपाउंड अलोंग विद द ATP इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दी जी स्कीम। अब देखो जी स्कीम को कैसे बनाना है, मेरे साथ साथ में आप लोग भी बनाते जाइए जिससे आपको आसानी हो बनाने में, ठीक है। आप लोग की बुक्स में स्पेशली अगर आप NCERT रेफर कर रहे हैं तो उसमें ये जो डायग्राम मैं बनाने वाली हूँ बोर्ड पर वो नहीं दिया गया। आई एम मेकिंग अ सिंपल डायग्राम इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो इट विल बी बेटर इफ यू विल ड्रॉ it with me, otherwise it's up to you how you will take care of that. लेकिन हाँ, अगर आप मेरी राय मानेंगे तो yes, it is a complex process and you have to take care, especially with respect to this particular Z scheme or Z scheme, because important है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया PS2 फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होगा, और ये किसमें 680 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस P680 पर या फोटो सिस्टम 2 पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? अभी अभी हमने देखा था वाटर की स्प्लिटिंग से आते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाटर की स्प्लिटिंग है, यहाँ पर ये हमारे ऑक्सीजन तो यहाँ पर निकल जाएंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से चले जाएंगे, ऐसे भी नहीं जाएंगे एक्चुअली में, ये 4H+ भी इसी के साथ निकलेगा, और हमें पता है रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमें चले जाएंगे PS2 में। और ये सब जो स्प्लिटिंग है वो भी एज यूजुअल सिंपल तरीके से नहीं होती, इसके लिए भी एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, दैट इज द ऑक्सीजन
इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो सिस्टम 2 में जाएंगे। फोटो सिस्टम 2 में जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए तब ये ग्राउंड स्टेट पर है, ठीक है, अपने ग्राउंड स्टेट पर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तब ये अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं P680 स्टार, ठीक है। ये जो स्टार मार्क है मैं यहाँ पर भी P680 लिख देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए याद करने में। अब आपको ये याद खुद से रखना पड़ेगा कि ये P680 जो है हमारा PS2 है, PS1 नहीं है। ये स्टार मार्क डिनोट्स द एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस P680 दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन और दैट इज ड्यू टू द इनकमिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव कम थ्रू द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना है हमारा कहाँ पर, P700 तक, लेकिन ऐसे ही नहीं आएगा वो भी, ठीक है, अपने साथ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के थ्रू आएगा। तो ये जो P680 से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे दैट इज टू दी फियोफाइटिन। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन इन दैट। हाँ, आसानी से याद हो जाएगा अगर 3-4 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आप तो, ठीक है। फियोफाइटिन पर जाएगा, उसके बाद आएंगे प्लास्टोक्यूनोन के 2 कॉम्प्लेक्सेस, कौन कौन से, QA और QB, ये दोनों प्लास्टोक्यूनोन है, ये है फियोफाइटिन। दीज QA एंड QB आर प्लास्टोक्यूनोन कॉम्प्लेक्सेस। यही Q मैंने आपको, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी बताया था, वहां पर भी Q लिखा था, उसी को वही है ये। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आता है साइटोक्रोम B6F, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इस साइटोक्रोम B6F के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है जो जनरेट करती है हमारा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, क्योंकि यहां पर ही वापस से प्रोटॉन्स आते हैं और प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट करते हुए क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक pH को मेंटेन करने का काम करते हैं। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, उसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, ठीक है। B6F के बाद जाएगा प्लास्टोसायनिन और फिर जाएगा हमारा P700। ये इतना पूरा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा P700 या फिर PS1 की तरफ। इस P700 पर जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो अगेन इट विल गो टू इट्स एक्साइटेड स्टेट, P700 मिलेगा हमें यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में। अगेन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ या फिर अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व, वैसे तो नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, चलो लिख लो, ठीक है, कुछ सिंपल लिख लो। यहाँ पर आएगा हमारा फिनोक्विनोन, वैसे तो इसके भी अलग अलग नाम है लेकिन अब मैं वो आपको दे नहीं रही हूँ, अदरवाइज चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। उसके बाद आएंगे हमारे आयन सल्फर के कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि जिससे कि हमारा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ होता है। उसके बाद कुछ और कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हमारा जो NADPH है वो बनेगा, कैसे, 2 NADP प्लस से 2 NADPH प्लस H प्लस, ठीक, कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर 2 NADH। ठीक, ये हो गया हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कहां पर जाने वाला है, अब ये जाएगा हमारा स्ट्रोमा के अंदर। यही हो गई हमारी पूरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर जी स्कीम। देखो नाम इसका ऐसे ही पड़ा है, इसको थोड़ा टिल्ट करके देखो तो ये Z बन रहा है या Z बन रहा है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है जी स्कीम। तो दिस इज हाउ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज एस्टैब्लिश्ड, ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट एंड व्हाट यू हैव गॉट दिस NADPH ऑल्सो विच इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ATP भी बनता है इसी में, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं आया, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, राइट। सो ये हो गया। इसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। टिल देन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इट विल नॉट बी देयर इन योर बुक, सो इट विल बी बेटर फॉर you if you will draw this particular diagram in your notebooks right now, otherwise it will be too late, right? We will meet again in our next lecture. Till then, have a good day all of you, take care, bye bye, thank you.